नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि शब्दों में हम इनकी चीज़ों को बयान नहीं कर सकते, इनके तारीफ को हम बयान नहीं कर सकते, कह सकते हैं। कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो इनके लिए कम पड़ जाएंगे, लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। आज हमारे साथ CRPF के IG हैं, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उत्तराखंड के IG हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसी CRPF एक ऐसे जवान होते हैं जो इंटरनल हो चाहे फिर देश की सरहद क्यों ना हो, वो हर जगह निगहबानी करते हैं। जैसे अगर हमारे देश में किसी प्रकार की कोई आपदा आ गई या फिर कोई कह सकते हैं दंगा हो गया, इलेक्शन हो गया, अभी आपने देखा कांवड़ यात्रा निकली, इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बहुत बड़ा सहयोग होता है उस चीज़ को सही करवाने में। कहीं अगर आपने देखा दंगा हो गया तो इनको तुरंत बुलाया जाता है ताकि दंगे को शांत कराया जा सके। तो समाज के अंदर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है HNN में आपका। सर, हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपने फ़ौज में आने का निर्णय क्यों लिया और क्या ऐसी वजह रही कि आप फ़ौज में आए? मनीष जी, मैं जो हूँ बहुत एक्टिव था स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में और करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्विज में और बाकी चीज़ों में। और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मैंने ये पहला ही कंपटीशन दिया और इसी में मैं CRPF में आ गया। तब मैं 21 साल कुछ महीने का था और ट्रेनिंग करके जब मुझे पंजाब में लगाया गया, उस समय पंजाब में बहुत डिस्टर्बेंस था। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में और इसी तरह देश के विभिन्न जो कोनों में जाके मुझे सेवा का अवसर मिला ये कर देश की। तो मुझे उससे जो है चुनौती भरा पूरा जीवन रहा और मुझे बहुत उससे संतोष रहा कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा सर, देखिए कई सारी चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी। अच्छा, जब आप CRPF के जवान बने या कह लीजिए उसके हेड बनते गए तो कई सारी चुनौतियां आई। ऐसे में इमरजेंसी के लिए किस तरह से आप लोग तैयार रहते हैं और अपने जवानों को किस तरह से तैयार करते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। CRPF जो है ऐसी फोर्स है जिसकी हर समय देश को आवश्यकता पड़ती रहती है और हम लोग जो हैं आज़ादी के समय 4-5 बटालियन से आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स हैं और हमारी लगभग 250 बटालियन हैं और देश के हर कोने में हमारे ऑफिसेज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। हम लोग लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं और हमारे यहाँ जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग, रोटेशनल ट्रेनिंग और जैसे ही कभी भी फ्री टाइम मिलता है उसमें हमारे जवान वेपन ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें सब करते रहते हैं, जिससे वो हमेशा कोई भी आपातकाल के लिए एकदम तैयार रहते हैं। अच्छा सर, अब जैसे हम बात कर लें कांवड़ यात्रा हो रही है, ऐसे में कई जगहों पर दंगे भी होते हैं, तो इंटरनल मैटर आप लोग को बहुत देखना पड़ता है। आप लोगों कई लोगों को आप सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, तो कितनी चुनौती उस वक्त फेस करनी पड़ती है? एक तो सबसे ज़्यादा हम ये जानना चाहेंगे कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो ऐसे में आपको कितनी ज़्यादा चुनौतियां फेस करनी पड़ती है, पहले तो हमें जानेंगे। हाँ, कांवड़ यात्रा जो है एक अपने तरीके का अलग प्रबंध है क्योंकि 6 स्टेट्स के जो लोग हैं वो 10 दिन 12 दिन के लिए पूरा पैदल चल के हरिद्वार आते हैं और पानी लेके वापस जाते हैं। और इस बार करीब 2.5-3 करोड़ लोग आए। पिछली बार भी जो हैं 1-1.5 करोड़ लोग आए थे। ये हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है और इस बार तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका प्रबंध किया गया। कोई भी दुर्घटना नहीं हुई और बहुत ही कम जान और माल का नुकसान हुआ। ये बहुत सच में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल करना और वो भी जो सबके सब जो हैं पूजा पाठ और उसके लिए आ रहे हैं, तो वो लोग एक अलग ही उस स्तर पर रहते हैं। तो पुलिस वगैरह सब उनको हैंडल करने में थोड़ा सा झिझकती हैं, तो हम लोगों को ही उनको हैंडल करना पड़ता है पैरामिलिट्री फोर्स को। तो मेरी RF की कंपनीज जो हैं लगी हुई थी हरिद्वार में और रूट वगैरह में भी काफ़ी हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है।
तो बहुत अच्छे से इस बार कांवड़ यात्रा हुई है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और भी, जब इलेक्शन का दौर आता है तो हम देखते हैं कि उसमें कई ऐसे जगह होती है जो पैनिक होती है और कई जैसे जिसको आप लोग रेड जोन में घोषित कर देते हैं। तो उस वक्त आप लोग किस तरह से उस पूरे एरिया को, हम लोग क्योंकि इलेक्शन में भी काफ़ी बवाल होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाया जाता है, पुलिस के साथ आप लोग सहयोग करते हैं। कई ऐसे लोग भी मिलते होंगे शायद आप लोगों को जो थोड़ा उग्र किस्म के होते हैं, लेकिन कहते हैं आप लोग बहुत शांत रहते हैं, बहुत चीज़ों को पहले शांतिपूर्वक देखते हैं, उसके बाद ही आगे की चीज़ें कार्रवाई करते हैं। तो सर, उस वक्त आप लोग कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं इलेक्शन के लिए? और क्या इलेक्शन में जब जवानों को भेजा जाता है ड्यूटी करने के लिए, तो फिर उस वक्त जवानों को आप लोग किस तरह का संदेश देते हैं, किस तरह की बातें कहते हैं उन लोगों से? हाँ, हम इलेक्शन जो है सीआरपीएफ जो है आज़ादी के बाद से ही करा रही है और इलेक्शन कराने वाली सबसे बड़ी फोर्स है। अब तो पंचायत इलेक्शन भी हम लोग करा रहे हैं, आपने अभी देखा बंगाल में हमने कराए और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर वगैरह में भी डिस्टर्ब एरिया में पंचायत इलेक्शन तक अब हम लोग कराने लगे हैं। हमारे जवान उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और अधिकारी, और हमारे पास पूरे निर्देश चुनाव आयोग के और लोकल प्रशासन जो वहाँ का रहता है उनके साथ पूरा एक टीम वर्क की तरह कार्य होता है। वो लोग जो हैं संवेदनशील जगहों को पहले से एयर मार्क करके रखते हैं और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट वहाँ करते हैं। हमारे जवान जो हैं बहुत ही धैर्य से और अपनी ट्रेनिंग के अनुसार वहाँ चीज़ों को हैंडल करते हैं। ज़्यादातर मामलों में अच्छा ही करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है तो फिर हम लोग उसमें इंटरवीन करते हैं। अच्छा सर, ये तो इलेक्शन की बात हो गई, उसमें भी सर आप लोगों को काफ़ी संयम बरतना पड़ता होगा। सर, संयम बरतना पड़ता है, और जैसा कि मैंने कहा कि कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो प्रोवोक करते होंगे ऐसे आप लोग को, तो उस वक्त क्या आप लोग जवानों को कहते हैं कि भाई प्रोवोक मत होना, कोई जो कर रहा है पहले उस पर ध्यान दो, पहले पुलिस वालों को बताओ, या फिर आप लोग को एक्शन लेने का मतलब है, राइट है कि आप लोग एक्शन? हाँ, हम लोगों को एक्शन लेने का भी राइट है, वो तो हमारे पास वेपन है, लाठी है, सब चीजें हैं, पर हमारे जवान पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं और पूरी तरह से समझदार होते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास ताकत है और उसका मिनिमम उपयोग करना है, और पहले अगर बातचीत से और समझाने से काम चल सकता है तो उसकी कोशिश की जाती है, नहीं तो फिर कानून के अनुसार जो भी आवश्यकता पड़ती है फिर सीआरपीएफ के जवान पुलिस की मदद करते हैं। अच्छा सर, अभी आप लोग ने बताया कि अब आप लोग पंचायत चुनाव भी कराने लगे हैं और देखा भी जा रहा है पंचायत चुनाव हो रहा है। ऐसे में जैसे बंगाल में, अब ले लीजिए, बंगाल में काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी जगह पर ऐसे बवाल हो जाते हैं। तो जब इस तरह के बवाल होते हैं, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है और आपके जवान होते हैं उसमें, जैसे आप लोग जब तक आप लोग आदेश नहीं करेंगे वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में इन सब स्थिति को आप लोग मैनेज कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं? अब जैसे कहीं आप जानिए चुनाव हो रहा हो, कहीं पर बवाल हो गया, तो आप लोग फिर कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं सर? हाँ, सीआरपीएफ का पूरा एक तंत्र है, एक सिस्टम है, कंपनी लेवल का डिप्लॉयमेंट है, फिर नीचे जो इलेक्शन में तो सेक्शन लेवल तक भी डिप्लॉयमेंट चले जाता है, तो सेक्शन कमांडर हैं, प्लाटून कमांडर हैं, कंपनी कमांडर हैं, फिर बटालियन कमांडेंट्स हैं, फिर डीआईजी आईजीज हैं, तो वो सब अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य करते हैं और सिस्टम को एकदम दुरुस्त रखते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं क्लोज सुपरविजन करते हैं जवानों का और हमारे जवान भी वेल ट्रेंड हैं, तो कोई भी समस्या आने से वो लोग बहुत अच्छे से इसको हैंडल करते हैं। जी। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि देश के अंदर आप लोग का अच्छा खासा होल्ड है, मतलब कुछ भी होता है तो भाई सीआरपीएफ को बुला लो, जरा से कोई बात हो गई सीआरपीएफ को बुला लो, तो ऐसे में दबाव कितना रहता है सर आप लोग पे? हाँ, काम का बहुत अत्यधिक दबाव है, देश बहुत बड़ा है हमारा, और हम लोग भी जो हैं 140 करोड़ हैं, तो बहुत इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और कारगिल वॉर के बाद से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी पूरी सीआरपीएफ के हिस्से में आ गई है, तो जिस वजह से हमारी 99% फोर्स हर समय काम में डिप्लॉयड रहती है। इसलिए आपने देखा कि हमारे जवान, क्योंकि हर समय इस काम करने की वजह से और काफ़ी व्यस्तता रहने की वजह से घर नहीं जा पाते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे चली जाती हैं, तो इसलिए कई बार स्ट्रेस के कारण वो लोग जो हैं जो
हिंसक भी हो जाते हैं या कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं, पर वो बहुत ही दबाव में हम लोग हर समय रहते ही हैं, ये एकदम सही बात है। लेकिन ट्रेनिंग और हमारी जो अपना सिस्टम है वो उससे बचने के लिए हर समय हमारी सहायता करता है। जी। अच्छा सर, आप पहाड़ी इलाके में हैं इस वक्त, उत्तराखंड आप पूरा देख रहे हैं, इसको संभालना कितना चुनौती है उत्तराखंड को, क्योंकि आप तो कई जगह पर रहे हैं सर, तो ऐसे में उत्तराखंड आया आप आए जब, तो उत्तराखंड में आपको क्या क्या चुनौतियां लगी? उत्तराखंड वैसे लॉ एंड ऑर्डर के विषय में एक शांत क्षेत्र है जी। और बहुत ही अच्छा और पीसफुल राज्य है, लेकिन यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत चुनौतियां हैं। जैसे अभी आपने देखा जो है पिछले एक वीक से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। कल भी 9 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी 4 धाम यात्रा में भी करीब 173 लोग जो हैं वो हो गए, कुछ बीमारी से कुछ वैसे। और इसी तरह से यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का ज़्यादा प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का कम प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर का तो थोड़ा बहुत दिक्कत कांवड़ियों के समय में ही पड़ा, तो उसके लिए पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनका मदद किया। इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमारी टीमें हैं सीआरपीएफ की जो ट्रेंड हैं, वो रिजर्व में है अभी, और एसडीआरएफ जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है और एनडीएमए की भी अपनी कुछ फोर्स है, एनडीआरएफ की जो आती हैं, वो लोग मिलके काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी वजह से उत्तराखंड में इस बार कोई मेजर डिजास्टर नहीं हो पाया, जैसे कि आपने हिमाचल में देखा कितनी बुरी तरह से हालत हुआ। अच्छा सर, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जब ऐसी आपदा आती है तो किस तरह से आप लोग की जो टीम है, किस तरह से अपने जवानों को आप लोग तैयार करते हैं कि भाई अब यहाँ पर आपदा आ गई, अब तुम लोग जाओ, अब यहाँ पर रेस्क्यू करना? वो लोग पहले से ही ट्रेंड हैं इस चीजों में, उनके पास इक्विपमेंट भी हैं सब। और जो स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, वहाँ भी हमारे लोग हैं ऑलरेडी, 3-4 लोग हमारे रहते हैं जो हर समय वहाँ कोई भी सूचना होती है वो हम तक पहुँचाते हैं। और हम मेरे जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपने काउंटर पार्ट से जो स्टेट पुलिस के और प्रशासन के उनसे टच में रहते हैं, तो उनको जैसे ही हमसे कोई भी सहायता की आवश्यकता होती है तो हम तुरंत उसको करते हैं। जी। तो आजी सर से हमारी वार्तालाप जारी रहेगी, कई क्वेश्चन है और भी उन क्वेश्चन का जवाब हम लेंगे सर से, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एशियन न्यूज़। सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आजी सर, एक चीज़ और भी देखा जा रहा है आज के समय में, एक जो युवा पीढ़ी है सर, युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रही है सर, और मतलब जो उसे नौकरी करना चाहिए तो नौकरी छोड़कर वो नशे की लत की ओर ज़्यादा बढ़ रही। तो ऐसे में आप उन युवा पीढ़ियों को क्या आप कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि भाई उस संदेश आप लोग का सुने तो शायद कुछ उन लोगों को समझ में आए कि नशा नहीं करना चाहिए? हाँ, नशे की लत जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है और हर राज्य में जो है ये बढ़ गया है पुराने काफ़ी समय से जो ड्रग्स का सेवन है। हमारे जो उत्तराखंड में तो पूरा अभियान चलाया जा रहा है ड्रग्स के खिलाफ। और मैं जगह जगह पोस्टर्स और स्टेट्स वो देखता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब हर जगह ड्रग्स के विरुद्ध बोलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की। मेरा तो युवाओं से यही है कि खूब स्वस्थ रहें, खेलें और मजबूती के साथ जो है जीवन की जो समस्याएं हैं उनका सामना करें, ये एस्केप रूट ना लें और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो अपने पूरे घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी प्यार करने वालों को इससे जो है समस्याओं में डालते हैं और वो लोग तंग रहते हैं आपसे। वो कितनी उम्मीदें लगाए रहते हैं कि आप लोग जो है सक्सेसफुल होकर लाइफ में
अपना जो है भविष्य सुधारेंगे और खुश रहेंगे और उन्हें भी खुशी प्रदान करेंगे। किसी भी घर में कोई एक अगर नशा लेने वाला बच्चा या व्यक्ति हो जाता है तो पूरे घर को जो है वो बर्बाद करके रख देता है और हर लोग उससे पूरा तंग हो जाते हैं। तो कृपया नशा छोड़ें, नशा मुक्त रहें और फिजिकली फिट रहें, खेलें, खूब एक्सरसाइज करें, अच्छे से खाएं और स्वस्थ रहें। अच्छा सर, अभी आप लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं मेरी माटी मेरा देश करके, तो इस कार्यक्रम को किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, आप लोग के जवान किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? ये एक्चुअली केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम है और केंद्र सरकार ने जो पिछले साल 15 अगस्त से अमृतकाल शुरू किया था, ये उसका समापन कार्यक्रम है जो 29 अगस्त को मेनली कर्तव्य पथ पर होगा। हाँ, पूरी राज्य सरकारों को कहा गया है कि जितने भी देश की रक्षा करते हुए जवान ऑफिसर्स सब शहीद हुए हैं उनकी जगह से मिट्टी लाकर और वहाँ पहुँचाई जाए। तो हम राज्य सरकार का जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं उसमें। हम लोग उनसे एकदम टच में हैं। हमारे यहाँ से भी नोडल ऑफिसर उसमें डिटेल किए गए हैं। हमारे जो शहीद हैं उनके घरों से मिट्टी ला के वहाँ भेजी जा रही है। फिर कर्तव्य पथ पर उस दिन पूरा बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें शायद गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो ये एक तरीके से समापन कार्यक्रम है जो अमृत महोत्सव जो डिक्लेयर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका। सर एक चीज़ अब हम जानना चाहेंगे सर, आपके बारे में हम काफ़ी रिसर्च किया, मैंने काफ़ी पढ़ा, तो आपने काफ़ी सर नक्सलवादियों से, उग्रवादियों से काफ़ी लोहा लिया है सर, तो ऐसे में चाहेंगे सर कुछ एक दो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं नक्सल क्षेत्र में झारखंड में 10 साल डिप्लॉयड रहा, 2 टेन्योर्स में, कमांडेंट भी और डीआईजी भी जी। और काफ़ी जो है उस समय पर वहाँ नक्सलवाद था जी। और मेरा पहला डिप्लॉयमेंट बोकारो में था जहाँ एक झुमरा पहाड़ नाम का जगह आती थी, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो प्रचंड हैं और बाबूराम भट्टाराय वगैरह जो नेपाल के कम्युनिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने वहाँ क्रांति की, वो लोग वहाँ ट्रेनिंग लिए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पहाड़ पर हमेशा ट्रेनिंग लेते रहते थे। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन करके 2002 में वहाँ से उनको भगाया गया था। उसके बाद से लगातार वहाँ गतिविधियाँ बढ़ गई नक्सलियों की और हम लोगों को डिप्लॉयड किया गया। मेरे बटालियन ने वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोगों ने जो है वहाँ के एसपी साहब और डीएम साहब के साथ मिलके ये जो झुमरा पहाड़ के निवासी थे उनको पहली बार जो है उनके वोट के अधिकार से परिचित कराया और उस एरिया को 300 स्क्वायर क्षेत्र का एरिया था, वो जंगल 3-4 जिलों में आता था, उनको जो है वोट दिलाया। तो बड़ा एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था वो जी। फिर मुझे जो है साउथ झारखंड में लगाया गया जहाँ एक एशिया का सबसे बड़ा टीक का जंगल है जिसको लगभग नक्सलियों ने लिबरेटेड जोन की तरह उपयोग करते थे। वहाँ उन्होंने अपनी जीप रखी हुई थी, अपने घोड़े रखे हुए थे और वो लोग अपना पूरा जितना कॉन्सेप्ट है वहाँ सब लगा रहे थे। वो वहाँ पे कोऑपरेटिव खेती कराते थे। उन्होंने वहाँ गांव में अपने जज नियुक्त किए हुए थे और सब डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे। वो पूरा एक तरीके से उसका प्रशासन चला रहे थे। उस जंगल में सारंडा में करीब 55,000 भारतवासी रहते थे जो उनके कब्जे में थे एक तरीके से। तो हमने वहाँ पे भी 45 दिन ऑपरेशन करके बहुत बड़ा और उनको आज़ाद कराया और आज भी वो क्षेत्र मुक्त है नक्सलियों से। वहाँ सीआरपीएफ ने अपनी चौकियाँ बना ली हैं और बहुत अच्छे से वहाँ के लोग अभी काफ़ी खुश हैं जी। अच्छा सर, नक्सलवाद की बात करें, उग्रवाद की बात करें तो कई को तो आप लोगों ने पकड़ा भी होगा। अच्छा, कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग भी काफ़ी मदद करते हैं, तो ऐसे में आप लोग के लिए चुनौतियां नहीं हो जाती हैं कि भाई गांव के लोग भी मदद कर रहे हैं उसमें, अब आप लोग क्या करें? आप लोग जाते हैं ऑपरेशन करने, गांव के लोग बता देते हैं कि भाई वो लोग ऑपरेशन करने। आप ठीक कह रहे हैं, स्थानीय लोग का थोड़ा मजबूरी है क्योंकि अगर उन्हीं के बीच में से कुछ लोग उठकर आर्म्ड रेबेलियन हो जाएंगे या जो हैं हिंसा करने लगेंगे तो वो लगातार उनके दबाव में रहते हैं और हम लोगों के भी यूनिफॉर्म पुलिस जब वहाँ पहुँच जाती है हमारे भी दबाव में रहते हैं, तो बेचारों का थोड़ा तो दिक्कत होता ही है।
तो आप लोगों के लिए भी चुनौतियां आ जाती हैं? हमारे लोगों के लिए भी चुनौतियां आ जाती हैं, क्योंकि वो हम लोगों का उतना मदद नहीं कर पाते हैं जी। उन लोगों के दबाव में, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, नक्सली हैं, वो लोग उनको पहचानते हैं और अगर वो हमसे संपर्क रखते हैं तो उनको तंग करते हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, पंजाब से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक और कश्मीर तक, जब तक स्थानीय जनता फोर्स का साथ नहीं देती है तब तक वहां कोई सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए वो जनता ही अंत में उस हिंसा से और उसकी सबसे ज्यादा तंग आ जाती है और वही उसकी सबसे बड़ी सफरर होती है, क्योंकि वो लोग खाना उसी से मांगते हैं, पैसे उन्हीं से छीनते हैं और सब लोग उन्हीं को तंग करते हैं, बहू बेटियों की इज्जत खराब करते हैं और सब इस तरीके के काम करते हैं। तो फिर हमें पब्लिक जो है अपना रक्षक समझ के और सूचनाएं देती है, जिससे हम ऑपरेशंस करते हैं और उन जगहों को टेररिस्ट से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, अब देखिए जैसे हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में आपने देखा किस तरह से आप करें डिजास्टर जो यहाँ मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा है ज़्यादा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कुछ किया? मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत की कि भाई आप इस तरह करें तो शायद कंट्रोल होगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। तो कभी कभार ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर रहता है, नहीं भाई हम ये नहीं कर पाएंगे, अगर आपने कोई काम कह दिया कि नहीं ये होगा तब ये सही चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर प्रेशर आ जाता नहीं हम नहीं कर पाएंगे? हम लोग स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं, हमारे जवान ट्रेंड हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी हैं हमारे पास, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसमें वो ही हमारी टीमें यहाँ रिजर्व में रखी गई हैं। एनडीएम में जो है बहुत इंटरेस्ट लेके प्रोफेशनली ये काम करते हैं और पूरा जो सिस्टम है वो एक यूनिट की तरह ही काम करता है। तो जो उसकी मीटिंग्स होती हैं लगातार जो हैं, जैसे चार धाम यात्रा से पहले भी उसकी मीटिंग हुई, बारिश से पहले भी ये सब की मीटिंग हुई, तो वहाँ डिस्कशन करके इस तरीके के सारे मतभेद हटा लिए जाते हैं। फिर जो ये सब ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको लीड तो स्थानीय प्रशासन ही करता है, हम लोग उनकी मदद करते हैं। अच्छा सर, अभी चार धाम यात्रा चालू है अपने यहाँ, तो ऐसे में चार धाम यात्रा जब शुरू होने वाली होती है तो सर किस तरह से आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, और तब और अब आप लोग किस तरह से तैयार रहते हैं? क्योंकि कई बार आप लोग को इनपुट भी मिलते होंगे कि कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कई आप लोग, तो अपनी टीम किस तरह से? हम लोग वहाँ पर हर जगह पे अपने लोग रखते हैं, कुछ जो हमें लगातार सूचनाएं देते हैं पर डे के हिसाब से, पुलिस के नेट से भी और लोकल प्रशासन के उससे भी सूचनाएं लगातार आती रहती हैं और हम लोग यहाँ लगातार सजग रहते हैं। ज़्यादातर जो चार धाम यात्रा में है आजकल इतना अच्छे से सब सड़कें बन गई हैं, ठहरने के अरेंजमेंट हो गए हैं और बाकी चीज़ें हो गई हैं, तो ज़्यादातर दिक्कतें आकस्मिक दुर्घटनाओं से और जो प्राकृतिक आपदा हैं उन्हीं से है, कोई वैसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो वो पहले से आजकल सूचना मिल जाती है, तो उससे पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को वहाँ से तुरंत रिमूव कर लें। अभी इस बार भी जो है जितनी भी बार बारिश हुई, जितनी भी बार वही एडवांस में सूचना मिल गई, तो स्थानीय प्रशासन ने जो है लोगों को पहले से ही वार्न करके वहाँ से निकाल लिया और इसी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से अब तक मैनेज हुई है यात्रा और बारिश में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाई। अच्छा सर, अभी आपने बताया था कि किस तरह से आप लोग पर दबाव पड़ता है कि कई बार जो है जो जवान है वो बेचारे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में सर तो आप लोग कैसे जवानों को मतलब समझाते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि ये ना करके तुम ये कर लो तो ज़्यादा बेहतर है? हाँ, आपने कहा एकदम सही बात ये कि हम लोग उनसे लगातार बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ पूरे इंटरनल कम्युनिकेशन के, इंटरेक्शन के, उनसे पूरे सिस्टम्स हैं, जवानों से लगातार बातचीत और वो सब करते रहते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें सब इतनी ज़्यादा त्वरित कम्युनिकेशन के साधन हो गए हैं कि उनकी जो अपने घरों की वो दूर लगातार घरों से रहने के कारण वहाँ की समस्याएं हैं वो भी उन तक लगातार पहुँचती रहती हैं और बहुत तेज गति से पहुँचती हैं। तो उनके ऊपर अपने घर की समस्याओं का भी प्रेशर होता है और यहाँ पर भी ऐसा तनावपूर्ण माहौल होता है जिसमें कई बार वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। पर 99% केसेस में तो जवान काफ़ी ट्रेंड और वो हैं तो वो मैनेज कर ही लेते हैं। अच्छा सर, क्या मतलब जैसे अगर बात की जाए उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड में मान लीजिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या आप लोग क्या कुछ जो जवान हैं वो क्या तैयार रहते हैं कि उनको पहले आप लोग को पहले बताना पड़ता है उधर से आएगा तब फिर आप लोग इधर से तैयारी करेंगे? जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पर दंगा हो रहा है
तो आप लोग की तैयारी रहती है कि आप लोग भी सूचना का इंतजार करते हैं? नहीं, हमारी तैयारी रहती है। हमारी जो दंगा विरोधी यूनिट्स हैं उनको रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं, वो बराबर अपने ऑपरेशनल एरिया में फैमिलियराइजेशन करती रहती हैं, हर जगह जा जा के लोगों से मिलती रहती हैं और पूरे एरिया को पहले से ही जो है वो जानती हैं और उनके पास नक्शे होते हैं, उनके पास सबके घर नंबर और बाकी चीज़ें रहती हैं। कौन से वहाँ पे एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे जानकारी करके रखते हैं। उसको हम लोग फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, वो लगातार करते रहते हैं। अच्छा सर, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आप लोग रिपोर्ट किसको करते हैं? केंद्र को करते हैं कि यहाँ के राज्य के सरकार को करते हैं? हम लोग डीजीपी उत्तराखंड को मदद करते हैं। तो रिपोर्टिंग मेरे अपने डीजी साहब को और मेरे दिल्ली में ही रहती है, लेकिन जो भी ऑपरेशनल का यहाँ होता है वो यहाँ के डीजी साहब की सहमति से ही होता है। अच्छा, तो सर क्या आप लोग मतलब जिस तरह से जवान हैं 24/7 जवान आप काम करते हैं आप लोग के यहाँ, ऐसे में जब तैयारी की बात करें तो क्या, जैसे अब हम कहले फायरिंग की, हम लोग कई खबरें पढ़ते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो बंदूक नहीं चला पा रहे हैं, इस तरह की कई खबरें आती हैं। आप लोग फिर अपने जवानों को किस तरह से कहते हैं भैया तुम लोग को तैयार रहना, पता चला तुम लोग को बंदूक ना वहाँ चले तो क्या होगा? हाँ, हमारे यहाँ थोड़े से उससे बेटर सिस्टम्स हैं। वो लोगों की संख्या भी कम है और वो लोग और ज़्यादा कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो हमारे यहाँ जवान जरूर जो है फायरिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ हर साल जो है मेडिकल जरूर रहता है जवानों का, और उनको लगातार अपनी जो है स्वास्थ्य को भी ठीक बना के रखना होता है। और फायरिंग, फिजिकल उनके टेस्ट जो हैं, दौड़ भाग वगैरह के, वो सब हर वर्ष होते हैं। हर वर्ष होते हैं। हाँ, और उनको उसमें पास होना जरूरी है। अगर वो नहीं होती हैं तो उनकी कैटेगरी डाउन हो जाती है। अच्छा, उनकी कैटेगरी डाउन हो जाती है। यही अंतर है आप में और संस्थाओं की बात कर लें तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।